बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है वो मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में है, जो बीएड 1.5 वालों को तीसरे सेमेस्टर में ऑफर की जाती है और इसी तरह से बीएड 2.5 वालों को पांचवें सेमेस्टर में ऑफर की जाती है। इस कोर्स का कोड जो है वो 8613 है। आज हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे कि मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट को ऑफर करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आप इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हो तो पहला ऑब्जेक्टिव एंगेज स्टूडेंट्स टीचर इन एक्शन रिसर्च, जैसा कि आप पहले देख भी चुके और पढ़ भी चुके कि एक्शन रिसर्च बुनियादी तौर पर एक ऐसी रिसर्च है, तहकीक है कि जिसके जरिए से टीचर क्लासरूम के अंदर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह से टीचर एक्शन रिसर्च के जरिए से स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी इम्प्रूव कर सकता है। इस वजह से पहला ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का जो मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट है वो एंगेज स्टूडेंट टीचर्स इन एक्शन रिसर्च है। फिर जब अगले आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, आइडेंटिफाई एन एजुकेशनल प्रॉब्लम विद इन द क्लासरूम इंस्टीट्यूशंस, रिव्यू लिटरेचर रिलेटेड टू आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, गैदरिंग डाटा, रिफ्लेक्शन एंड डिसाइडिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, ड्रा कंक्लूजन्स। तो ये चंद एक ऑब्जेक्टिव जब आप देखते हो तो ये वही हैं जो एक्शन रिसर्च की स्टेप्स की सूरत में है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा। और फाइनली यूज एपीए स्टाइल इन राइटिंग एंड फार्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट। जब आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है, ये मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जैसे आपने 8607 को कंप्लीट किया था उसी बुकलेट के अंदर ही लिखा था, इसी तरह से इसी बुकलेट के अंदर आपने जब लिखना है तो लिखते वक्त आपने एपीए स्टाइल यूज करना है। एपीए स्टाइल इन राइटिंग एंड फार्मुलेटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, तो वो क्या होगा इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस वर्कशॉप के जो रिसर्च प्रोजेक्ट वर्कशॉप है इसके मेजर कंपोनेंट क्या हैं। इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक 3 डेज वर्कशॉप है और दूसरा कंपोनेंट राइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल है। पहले हम देखते हैं 3 डेज वर्कशॉप क्या है। 3 डेज वर्कशॉप में आपकी अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है और एटलीस्ट यू हैव टू अटेंड दैट वर्कशॉप विद 80% ऑफ योर अटेंडेंस। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन एब्सेंट रहते हो तो फिर आपकी जो प्रेजेंस है या प्रेजेंटी है वो आपकी 80% से फॉल डाउन होकर 66% रह जाएगी। इसका मतलब है कि एक दिन की एब्सेंट आप नहीं कर सकते। आपके 3 डेज की वर्कशॉप है और तीनों दिन आपको हाजिर होकर इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। दूसरा, इस वर्कशॉप के अंदर एक कोऑर्डिनेटर आपको अलॉट होगा विद 1 or 2 सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास के ऊपर मुनसर होंगे। अगर क्लास बड़ी है तो 2 सुपरवाइजर होंगे, अगर क्लास छोटी है तो एक सुपरवाइजर ही होगा। कोऑर्डिनेटर जो है वो भी एज ए सुपरवाइजर वर्क करेगा बाद में। During first 2 days, focus will be on acquaintance with the purpose and procedure of action research, जो हम पहले भी देख चुके, आप पढ़ भी चुके। अगेन यहाँ पर पहले 2 दिन में एक्शन रिसर्च के ऊपर बात होगी, उसके पर्पस और प्रोसीजर के ऊपर बात होगी। और जो थर्ड डे होगा उसके अंदर स्टूडेंट्स विल वर्क विद सुपरवाइजर्स टू डिसाइड देयर टॉपिक एंड प्लान देयर सर्च प्रोजेक्ट। तीसरे दिन पे टॉपिक जो है वो डिसाइड करना है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ने टॉपिक अपने पहले 2 दिन के अंदर डिसाइड कर लिया होना है। जो पहले 2 दिन की वर्कशॉप है उसमें स्टूडेंट्स अपने अपने टॉपिक को डिसाइड कर लेंगे। थर्ड डे के ऊपर जो स्टूडेंट्स ने अपने लिए टॉपिक डिसाइड किया हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है वो अपने जो सुपरवाइजर के साथ बैठ के उसको फाइनल अप्रूवल करेंगे। सुपरवाइजर उसकी अप्रूवल करेगा और फिर स्टूडेंट उसके ऊपर पूरा प्लान ऑफ जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो पेश करेगा। तो ये तीनों दिन में स्टूडेंट और सुपरवाइजर इनके दरमियान जो म्यूचुअल इंटरेक्शन के जरिए से ये वर्कशॉप आगे चलेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे दिन में ही तकसीम कर दिए जाएंगे कि अपने अपने सुपरवाइजर की तरफ के बता दिया जाएगा कि आपका सुपरवाइजर कौन है और आपका सुपरवाइजर कौन है। सुपरवाइजर आपको सेकंड डे पे अलॉट कर दिए जाएंगे ताकि थर्ड डे जब आप लोग वर्कशॉप अटेंड करने आओ तो अपने अपने सुपरवाइजर के साथ बैठ के अपने टॉपिक को डिसाइड करो, उसकी अप्रूवल लो और फिर प्लान ऑफ योर सर्च प्रोजेक्ट जो है वो पेश कर सको। तो ये कंपोनेंट में जो थर्ड डेज 3 डेज जो वर्कशॉप। अब ये जो टॉपिक है ये किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, टॉपिक कहाँ से आएंगे। टॉपिक के लिए पहले फील्ड और एरियाज आपके सामने मैंने बयान कर दिए, वो भी आप देख सकते हैं। फील्ड और एरियाज कहाँ से आएंगे, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक किस तरह से होगा,
जो प्रोसीजर अख्तियार किया जाता है कि डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो है वो थीम और सेट ऑफ सब थीम्स पेश करता है या वो बनाता है। उसके बाद वो सेट ऑफ थीम्स और जो सब थीम्स हैं वो कंसर्न रीजनल डायरेक्टर को दे दिए जाते हैं, जो और वही कंसर्न रीजनल डायरेक्टर थीम और सब थीम जो है वो तमाम सुपरवाइजर्स को या कोऑर्डिनेटर्स को एट द टाइम ऑफ वर्कशॉप वो कन्वे कर देता है। तो जब वो कन्वे होती है तो टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ईच स्टूडेंट इज अप टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज आर आर सुपरवाइजर। जैसे मैंने पहले बयान किया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुपरवाइजर और स्टूडेंट जो है वो अपने टॉपिक को डिसाइड करेगा, लेकिन वो टॉपिक होगा उसी थीम और सब थीम से जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगी। सो सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑलमोस्ट इक्वल वेटेजेस टू ईच सब थीम्स। कितने सब थीम होते हैं, तो ये नहीं है कि सारी क्लास ने एक ही थीम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो सारी क्लास एक ही थीम को सिलेक्ट नहीं करेगी, एक थीम को सिर्फ 3 स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं क्लास के अंदर 8 सब थीम है तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट पॉइंट में इट मींस दैट इफ सुपरवाइजर इज गोइंग टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ 25 स्टूडेंट्स एंड देयर आर 8 सब थीम्स गिवन, ईच सब थीम शुड बी सिलेक्टेड बाय एट लीस्ट 3 स्टूडेंट्स। सो 3 स्टूडेंट तो सब थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3। अब ये थीम और सब थीम क्या है, जैसे पिछले सेमेस्टर की प्रैक्टिस हुई थी उसके हवाले से अगर आप देखो तो यहाँ मेजर थीम जो है दैट इज डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। So developing soft skills among student is the theme of this research project manual जो है। और फिर इस थीम के अंदर आगे 10 के करीब सब थीम्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, अडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, वर्क एथनिक है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है और अटेंशन टू डिटेल है। तो ये 10 सब थीम्स हैं और हर सब थीम के आगे फर्दर उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस सब थीम को लेके, तो उस कॉन्सेप्ट्स को लेके आप अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल के लिए टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और यही आप इस वर्कशॉप के अंदर भी करोगे। आपको जब थीम और सब थीम दिए जाएंगे तो आप इन्हीं तरह के थीम और सब थीम में से टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकोगे। जैसे यहाँ जो साथ में एक मैनुअल रिसर्च मैनुअल जो अटैच किया हुआ है, उस रिसर्च मैनुअल के अंदर आप जब आप देखोगे तो वहाँ थीम तो डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स लिखा हुआ होगा, इस थीम में से सब थीम जो है वो टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ होगा, और टाइम मैनेजमेंट के सब थीम को सामने रखते हुए जब टॉपिक डिसाइड किया हुआ है तो वो टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या अफेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर, इस तरह से वो टॉपिक जो है वो डिसाइड किया जाएगा। सो वो थीम्स और सब थीम्स में से ही बनेगा। ये आपके सामने वो क्वेश्चंस हैं। फिर ये जब रिसर्च मैनुअल आप लिखोगे तो राइटिंग रिसर्च मैनुअल कंप्राइज्ड ऑफ 13 क्वेश्चंस। उन 13 सवालों के जवाब आपने देने हैं। पहला सवाल जो है या पहला जो पेज नंबर 14 के ऊपर है, पेज नंबर 14 के ऊपर सबसे पहले आता है कि आपने नेम ऑफ स्कूल लिखना है, वेयर सर्च वाज कंडक्टेड। सो नेम ऑफ स्कूल जैसे यहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है दारे अरकम स्कूल सादकाबाद रावलपिंडी। सो सिंपल आपने नेम ऑफ स्कूल लिख देना है। जो पेज नंबर 14 के ऊपर है, इस जो इंफॉर्मेशन है इसके 10 मार्क्स हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन से पहले प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हैं जो आपने प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट एरिया स्कूल, जो स्कूल है स्कूल के अंदर से ही आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने हैं। सो उन पार्टिसिपेंट्स की ओवरऑल बैकग्राउंड आपने देनी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उन बच्चों का कैसा है, उन बच्चों के पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन कैसे हैं, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स क्या है, लिटरेसी रेट उस इलाके का क्या है, एकेडमिक क्वालिटी क्या है, कितने परसेंट जो पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे हैं, and any other special trait of the community where the school is situated। So ये 10 मार्क्स की ये वाली एक्टिविटी होगी जो पेज 14 पे है। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो पेज 18 के ऊपर है। पेज 18 के ऊपर क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन 1 जो है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम।
and topic related to your experience problem in your classroom or institution। इसी क्वेश्चन वन से पहले आपने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, और क्वेश्चन वन से पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो थीम आपने लिखना है। जैसे यहाँ थीम लिखा हुआ है डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, सब थीम उसमें से टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉपिंग है। और फिर टॉपिक है इनहांसिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो ये पहले पेज नंबर 18 के ऊपर इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जो आप लिखना है कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस सब स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक एंड रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस। तो आप इसको लेट करोगे, क्योंकि जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आप 8607 की सूरत में पिछले सेमेस्टर में क्लासरूम को ऑब्जर्व करके करने के दौरान उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। सो जो आपको एक्सपीरियंसेस क्लासरूम के अंदर हुई, जो प्रॉब्लम्स आपने देखी क्लासरूम के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उन्हीं को आप रिलेट करते हुए अपने इस टॉपिक के साथ तो यहाँ पर बयान करोगे कि दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्पेसिफिक सब थीम। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 23 के ऊपर है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स। जनरल ये बातें होंगी विद योर फ्रेंड्स, सीनियर टीचर, सुपरवाइजर्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। जो भी आपके सुपरवाइजर के साथ इस हवाले से बात हुई, सीनियर टीचर से बात हुई, कोलीग से बात हुई, तो वो सारी आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बयान करोगे, जिसके 5 मार्क्स हैं। फिर पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। बुक्स के अंदर इस हवाले से क्या लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का किताब के अंदर क्या मिलता है, आर्टिकल्स के अंदर क्या बात है, वेबसाइट्स के अंदर क्या चीजें हैं। So explore books and online sources to know what and how has been already done regarding this problem, जिसके के 10 मार्क्स हैं। Then on to page 32, question number 4 है, what were the major variables construct of your project, give definitions, description from literature। So what are the key terms in your topic of study। जैसे यहाँ इसके अंदर था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट था। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंग्जाइटी है, सो स्ट्रेस है, मैनेजमेंट है, एंग्जाइटी है, दीज आर दी मेजर वेरिएबल्स। तो इन मेजर वेरिएबल्स के ऊपर बयान करना है। जैसे यहाँ आप देखो तो यहाँ स्ट्रेस है, मैनेजमेंट है, इसी तरह से एकेडमिक है, फिर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो ये आपके उस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो मेजर वेरिएबल्स हैं आपने इनको लिखना है और इनको डिफाइन आपने करना है। सो व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक ऑफ आवर स्टडी, व्हाट डू यू मीन ऑफ दीज टर्म्स, what particular meaning you will attach to the terms when you used in this project। so इन तमाम टर्म्स को आपको डिफाइन करना होगा जो भी आप अपने टॉपिक के अंदर मेजर वेरिएबल्स की सूरत में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 33 के ऊपर है, what did you want to achieve in this project। so what did you want to achieve, ये आपके objectives होंगे। so objective और purpose of study। so what was the critical question that was tried to be answered in this project। so आपके objectives आप लिखोगे और objectives के साथ आपके research questions होंगे। so दो सूरतों में होते हैं, एक हम objective और साथ में research question लिखते हैं, या objective और साथ में hypothesis लिखेंगे। जब hypothesis लिखेंगे तो research question नहीं लिखेंगे, जब research question लिखेंगे तो hypothesis नहीं लिखेंगे। hypothesis और research question में से कोई एक चीज लिखी जाएगी। so objectives और purpose of study और साथ में रिसर्च क्वेश्चंस जो होंगे। तो ये पेज 33 के ऊपर क्वेश्चन 5 में है। फिर पेज 35 के ऊपर क्वेश्चन 6 है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। सो वो जो स्टूडेंट्स हैं, गिव डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु वर फोकस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अर्ली ग्रेड स्टूडेंट्स whose writing in Urdu was not good, or the students of class 8 who did not have good communication skills। तो यहाँ क्या आपने उन बच्चों का जिक्र करना है कि the participant of this study were early grade students whose writing in Urdu was not good। इसी तरह से the participants of this study were the students of class 8 who did not have good communication skills। या उसमें था कि the participants of this study were the secondary school students who have stress management and anxiety during their academic session।
सो आपने उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में, और फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी आपको बताने हैं, कितने हैं और उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किन को क्या इशू है। तो ये पूरी पॉपुलेशन बताने के बाद कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, उस टोटल स्ट्रेंथ में से आपने सैंपल जो है वो, या पार्टिसिपेंट आपके कितने हैं और पार्टिसिपेंट्स को क्या इशू है, वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ क्वेश्चन 6 के अंदर लिखनी है। क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज, प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। सो यहाँ पर आपने स्टेप वाइज जो स्टार्ट से एंड तक कैसे आपने रिसर्च अपनी की, आपने जो पार्टिसिपेंट्स कैसे सिलेक्ट किए, इवन यहाँ पे भी पहले आप लिखोगे हु आर दी पार्टिसिपेंट ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्वेश्चन 6 में यहाँ पे भी आप वो बताओगे कि आपने अपने पार्टिसिपेंट्स किस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अब इंटरवेंशन किस तरह से की, उनको जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट उनके ऊपर किस तरह से अप्लाई किया ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि उनकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाए। सो ये हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर आप अपनी इंटरवेंशन को बताओगे कि आपने तलबा की उन मसाइल को ख़त्म करने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया, और उस तरीके को स्टेप वाइज आप बयान करोगे। फिर ऑन टू क्वेश्चन 8, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा। यहाँ आप इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करोगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया, हाउ वाज इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड, जो यूज कौन सा किया और उसको बनाया कैसे। ऑब्जर्वेशन अगर आपने इस्तेमाल किया, रेटिंग स्केल किया, इंटरव्यू किया, स्टूडेंट वर्क है, पोर्टफोलियो है, टेस्ट एटसेट्रा है। यहाँ आपने इंस्ट्रूमेंट का जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो इंटरवेंशन जिसकी की, जो यूज किया, सो जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है क्वेश्चन 7 के अंदर, क्वेश्चन 8 के अंदर आपने बताना है कि वो कौन सा था, और फिर उसको बनाया किस तरह से। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरह से आपने बनाए, ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन में आपने कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व की, वो पूरी आपकी लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आप पूरी बयान करोगे। फिर पेज 42 के ऊपर क्वेश्चन 9 है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस। सो प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। फाइंडिंग्स और कंक्लूजंस जब आप डाटा को पेश कर दोगे तो पेश करने के बाद उसकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजंस होंगी, और जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बनाओगे उसको एंड पर अपेंडिक्स की सूरत में आप अटैच करोगे। इसी तरह से एनालिसिस अगर किया है तो वो भी अटैच करोगे। क्वेश्चन 10 है, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट से लेकर ऑब्जेक्टिव प्रोसेस और फाइंडिंग्स, तीनों चीजें अब यहाँ आपने लिखनी है। ऑब्जेक्टिव कहाँ पे था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है। सो ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द स्टडी जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। सो 5, 7 और 9, इन तीनों को आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर समरी की सूरत में बयान करोगे। 5, 7 और 9, 5 में ऑब्जेक्टिव्स हैं, 7 में प्रोसेस है जो स्टेप वाइज है, और 9 के अंदर फाइंडिंग्स है। तो ये क्वेश्चन 10 के अंदर समरी की सूरत में आ जाएंगे। क्वेश्चन 11 जो है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन की सूरत में आपने क्या इसे हासिल किया, क्या आप समझे इससे कि रिसर्च मैनुअल प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको इस प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा हुआ, वो आप 11 नंबर क्वेश्चंस में लिखोगे, जिसके 10 मार्क्स हैं पेज 48 के ऊपर। इसी तरह से पेज 50 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज ए टीचर। जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसके 5 मार्क्स हैं, कि आप अपनी टीचिंग को किस तरह से बेहतर समझते हो कि इससे आपकी जो टीचिंग है वो कितनी इम्प्रूव हो गई है। और लास्ट क्वेश्चन जो है पेज 52 के ऊपर, लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। सो फॉलो द एपीए मैनुअल 6th एडिशन। इसी तरह से आज तो 7th एडिशन भी आ गया। सो 7th एडिशन के मुताबिक आपने एपीए मैनुअल को फॉलो करते हुए अपना जो साइटेशन है वो भी लिखनी है, जो उसके अंदर होगी, जो मैनुअल के अंदर जहां पे भी आपने किसी बंदे का हवाला देना है। और एंड पर जब आप बिब्लियोग्राफी लिखोगे तो बिब्लियोग्राफी को भी एपीए मैनुअल 6th एडिशन के मुताबिक आप लिखोगे। ये जो साथ में मैंने इसके अटैच किया हुआ है एक, उसमें एपीए मैनुअल के मुताबिक बिब्लियोग्राफी जो है वो नहीं है। सो बिब्लियोग्राफी को जब एपीए स्टाइल के लिखते हैं तो उसके अंदर
जो 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। पहली तो वो अल्फ़ाबेटिकली होगी, वो अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में होगी, मीन ABCD, जो नाम A से शुरू होता है वो सबसे पहले आएगा, B वाला, फिर C वाला, और इसी तरह से Z तक आओगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली आप इसको लिखोगे। नंबर 2 जो APA स्टाइल है कि इसमें जो सेकंड लाइन है, जब सेकंड लाइन हम लिखते हैं, अगर एक लाइन में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो बिब्लियोग्राफी में जो रेफरेंस है वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला जाता है, तो सेकंड लाइन जो है वो पहली लाइन के पहले 3 लेटर को छोड़ के लिखे जाएंगे। सो लीविंग द फर्स्ट 3 लेटर्स सेकंड लाइन स्टार्ट होगी। अगर आप उसके बराबर से लिखना शुरू कर दोगे तो वो APA मैनुअल नहीं है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से एक दिया हुआ साइटेशन का जो तरीका है। सो उस तरीके को आपने फॉलो करना है। पहली लाइन आपने जब कंप्लीट लिखनी है तो दूसरी लाइन में जब आपने लिखना है तो पहली 3 लेटर्स को छोड़ के आपने उस लाइन को स्टार्ट करना। इस तरह से दूसरी लाइन भी 3 लेटर को छोड़ के स्टार्ट होगी, चौथी भी इसी तरह से स्टार्ट होगी, और जहां तक वो खत्म हो जाए आपने 3 लेटर्स को छोड़ के लिखना है। तो इस तरह से ये बिब्लियोग्राफी के अंदर जो रेफरेंस होगा वो APA मैनुअल के मुताबिक होगा। और जो साइटेशन आपने एंड पे देनी है, जहाँ पे भी पैराग्राफ खत्म हो, तो पैराग्राफ खत्म होने के बाद आपने पेरेंथेसिस लगाने हैं, फिर उस बंदे का साइट करना है, रेफरेंस जो है नाम और विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेरेंथेसिस को बंद करना है और फिर फुल स्टॉप लगाना है। तो ये साइट जब हम इन टेक्स्ट करते हैं, सो एक इन टेक्स्ट है और दूसरा जो है वो बिब्लियोग्राफी की सूरत में है। सो ये 13 क्वेश्चन जब आप मुकम्मल कर लोगे तो आपका रिसर्च मैनुअल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप अपने पास इसको कंप्लीट कर लो तो इसके ऊपर 3 चीजें आपने लिखनी है, अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना ग्रुप जो है। तो 3 चीजें आप लाजमी लिखिएगा, अपना नेम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, ग्रुप लिखिएगा, और एक चौथी चीज भी है, वो भी आप यहाँ पे लिखनी है, आपका सीरियल नंबर क्या है। सो सीरियल नंबर आपकी अटेंडेंस के ऊपर सीरियल नंबर होगा। सो नेम, आपका रोल नंबर, आपका ग्रुप नंबर, और साथ में यहाँ पे सीरियल नंबर आप लिख दें। अगर आपका सीरियल नंबर, आपका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर 10 के ऊपर है तो आप यहाँ पे ग्रुप के लिख के आगे 10 ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अगर आपका जो लिस्ट के अंदर 15 के ऊपर है तो आप ग्रुप के साथ आगे ब्रैकेट के अंदर 15 लिख दें। सो तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी ये इंफॉर्मेशन, नेम, रोल नंबर, ग्रुप नंबर और अटेंडेंस में क्या सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर इसके ऊपर मेंशन करके अपने कोऑर्डिनेटर को जो भी डेट दी होगी उसके ऊपर आपने सबमिट करवा देना है। हाँ, जब आप रिसर्च मैनुअल लिखोगे तो इसके लिए 9 मीटिंग्स भी होती हैं, बट अगेन वो 9 मीटिंग्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय होती हैं। अगर आप 9 मीटिंग्स के मुताबिक अपने सुपरवाइजर से मिलना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये रिसर्च मैनुअल प्रोजेक्ट जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइम सेट करके आप इसको हल कर सकते हो। जिस वक्त सुपरवाइजर के पास टाइम हो, जिस वक्त आपको टाइम अवेलेबल हो, जिस वक्त आपने कुछ काम किया हो, आप अपने सुपरवाइजर को चेक करवाना चाहते हो, आप जाके चेक करवा के और उसको अप्रूवल लेके उसको रिसर्च मैनुअल के अंदर लिख सकते हो। और अगर डेट्स कोई फाइनल की जाए, जैसे 9 मीटिंग्स की अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप 9 मीटिंग्स डिसाइड करो तो उन्हीं 9 मीटिंग्स के तहत आप जाके क्लास के अंदर एक ग्रुप की सूरत में अपने टीचर से, अपने सुपरवाइजर से अपने किए हुए काम को चेक करवा सकते हो। सो ये दोनों सूरतों में है, 9 मीटिंग्स की सूरत में भी हो सकता है या इंडिविजुअली भी, जिसने जितनी जल्दी काम कर लिया वो जाके चेक करवा ले, बट मीटिंग्स की सूरत में ज़्यादा बेहतर है। सो इस तरह से आपका ये रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।